सबके जाते ही वेणु वाला जगह में एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है। सन्नाटों के बीच प्रियांश धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए मंडप की ओर जाने लगता है। वह उसी मंडप की ओर जाता है जहां आदित्य और दिव्या बैठे हुए थे। प्रियांश जहां आदित्य बैठा था उस जगह पर बैठ जाता है और बैठते ही वह अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। उसके हाथ बढ़ाते ही और एक हाथ आगे आकर प्रियांश के हाथों को थाम लेता है। प्रियांश मुस्कुराते हुए उस ओर देखते हुए कहता है। दिव्या मुस्कुराते हुए प्रियांश के हाथों को थामे हुए उसे ही देख रही थी। प्रियांश, आप आ गई। मुझे पता था आप जरूर आएंगी। दिव्या बस मुस्कुराते हुए प्रियांश को ही देख रही थी। प्रियांश दिव्या के हाथ को चूम लेता है और फिर एक बार उसकी ओर देखने लगता है। दिव्या अब भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। प्रियांश दिव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आज मुझे आपको अपना बनाना है। दिव्या एकटक प्रियांश को देखने लगती है। प्रियांश मंडप पे रखी सिंदूर को एक नज़र देखता है, फिर दिव्या को देखकर कहता है, हमें आपकी इजाज़त चाहिए। हर पल आपको अपना बनाने के लिए। दिव्या बस अपने पलकें झपका देती है। प्रियांश सिंदूर को अपनी चुटकी में लेता है और फिर वह दिव्या की मांग में भर देता है। उसके ऐसे करते ही दिव्या अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेती है। प्रियांश मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर सीधा दिव्या के गले लग जाता है। प्रियांश की हरकतों को एक बॉडीगार्ड खड़ा दूर से नोटिस कर रहा था। ये बॉडीगार्ड शंकर जी ने प्रियांश के पीछे लगाया हुआ था। बॉडीगार्ड को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रियांश मंडप पे किसके साथ बैठा है, क्योंकि मंडप पर कोई नहीं था सिवाय प्रियांश के। प्रियांश की हर एक हरकत को बॉडीगार्ड्स रिकॉर्ड कर रहा था। प्रियांश खुद ही दिव्या को इमेजिन करते हुए उससे बातें भी कर रहा था और उसे अपना प्यार भी जता रहा था। वहीं सुनसान रास्ते पर शोरा चलती ही जा रही थी। तभी उसे अंधेरे से एक आवाज आती है, सोना, तुम आ गई सोना। शोरा के कदम एकाएक रुक जाते हैं। वह सामने की ओर देखने लगती है। सामने एकदम अंधेरा था। उसी अंधेरों को चूरते हुए एक लड़का बाहर आता है। उसकी होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसे देखकर शोरा अपने कदमों को पीछे की ओर करने लगती है। वह लड़का आगे आते हुए, ना 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 जान, तुम ऐसे मुझसे भाग नहीं सकती। इतने दिन बाद तो तुम मुझे मिली हो और फिर से मुझे तड़पाने पर तुली हुई हो। तुम्हें तो पता है ना, अगर मेरी दीवानगी ने असर दिखाना शुरू कर दिया तो दर्द तो सिर्फ तुम्हें ही होगा। स्वरा अपने कदम रोक कर एकटक बस उसे देख रही थी। वह लड़का अपने हाथ फैलाए, आओ जान, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में छिपा कर रखना चाहता हूँ। शोरा को अचानक से कुछ एहसास होता है। वह जल्दी से भागकर सीधे जाकर उस लड़के के गले लग जाती है। उसके ऐसा करते ही वह लड़का स्वरा को टाइटली पकड़ लेता है और उसके कानों में जुनूनियत से कहता है, मोहब्बत तुम मेरी, जुनूनियत तुम मेरी, दिल धड़कने की वजह सिर्फ तुम हो।
अब न कभी हमारे बीच कोई आएगा, ना ही मैं आने दूँ। स्वरा चुपचाप उसके गले लगे रहती है। वह लड़का स्वरा को अपनी बाहों में उठाकर कार की ओर लेकर चला जाता है और कार में बैठकर खुद भी बैठ जाता है। कार में बैठते ही वह फिर से स्वरा को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर वह उसके माथे को चूम लेता है। उसके साथ ही कार काफ़ी स्पीड में वहाँ से चली जाती है। सिंघानिया विला में सभी द्वार पर पहुँच चुके थे। गृह प्रवेश की तैयारियों में विकासा द्वार पर कलश रखती है। फिर उसके आगे आलते की थाल। प्रीत एक नज़र अर्जुन को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए कलश को गिराकर आलते की थाल पर पैर रखकर अपने कदमों के छाप देते हुए अर्जुन के साथ अंदर जाती है। उसके जाते ही विकासा फिर से एक कलश रखती हैं और आलते की थाल बदलकर दूसरी वाली थाल रखती हैं। दिव्या आदित्य के हाथों को थामकर कलश को गिराकर आलते की थाल में पैर रखकर अपने कदमों के छाप देते हुए अंदर जाती हैं। सबके गृह प्रवेश होते ही उन्हें उनके कमरे में लेकर जाया जाता है। कुछ समय बाद प्रीत अर्जुन के कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन अंदर जाकर दरवाजे को नॉक कर देता है। अर्जुन के आते ही प्रीत की धड़कन एकदम से तेजी से चलने लगती है। अर्जुन चलते हुए प्रीत के सामने बेड पर बैठ जाता है। प्रीत अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। अर्जुन बहुत गौर से प्रीत को देखता है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। अर्जुन के ऐसा करते ही प्रीत एकदम से सिरह जाती है। अर्जुन प्रीत के हाथों को चूम कर कहता है, कितने पलों का इंतज़ार आज मुकम्मल हुआ है। तुम मेरी और मैं तुम्हारा बन गया हूँ। प्रीत धीरे से अपनी पलकें उठाकर अर्जुन को देखती है। अर्जुन प्रीत के नाक पर लगी नथनी को निकालते हुए कहता है, रीतियों से तो तुम मेरी बन चुकी हो, अब बस तुम्हारे रूह को अपना बनाना है। प्रीत एकटक अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन प्रीत की सारी ज्वेलरी को निकाल कर उठाता है और अपनी शेरवानी को निकाल देता है। प्रीत नर्वस होकर लहंगे में मुट्ठी बना लेती है। अर्जुन प्रीत के माथे को चूमता है और उसे धीरे से लटाकर उसके लहंगे की दुपट्टे को निकालकर फेंक देता है। प्रीत कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन प्रीत को देख उसके गाल पर हाथ रखकर, जान मर्जी मेरी ही नहीं तुम्हारी भी होनी चाहिए, तो मैं पहले से ही पूछ रहा हूँ, क्या तुम हमारे मिलन के लिए तैयार हो? प्रीत धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ना कहने की गुंजाइश ही नहीं है। यह सुनते ही अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ जाती है। दिव्या अपने कमरे में बैठी हुई सजावट को बड़े ही गौर से देख रही थी। दरवाज़ा खुलते ही आदित्य अंदर आता है और दिव्या के पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य को देखते ही दिव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह धीरे जाकर आदित्य के गले लग जाती है। दिव्या खुशी से कहती है, आपको पता है, मैं हमेशा से ही इन रीति रिवाजों के साथ शादी करना चाहती थी, जो मैंने मिस कर दिया था, लेकिन
आज वो पूरी हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आदित्य दिव्या के कंधे को पकड़कर पीछे से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूम लेता है और दिव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम खुश हो ना वाइफी? दिव्या खुश होकर जवाब देती है, बहुत, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आदित्य दिव्या की खुशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, अच्छा, अब जाओ, जाकर चेंज कर लो, तुम थक गई होगी। आदित्य के यह कहते ही दिव्या तुरंत ही कहती है, क्या हम सुहाग रात नहीं मनाने वाले? आदित्य ना में सिर हिलाते हुए, नहीं, आज तुम रेस्ट करो, फिर कभी हम मना लेंगे। इस पर दिव्या मुंह बनाते हुए कहती है, पर मुझे आज ही सुहाग रात मनानी है। यह सुनते ही आदित्य दिव्या को देखता रह जाता है। अचानक से आदित्य दिव्या को बेड पर धक्का देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। आदित्य मुस्कुराते हुए, वाइफी, लगता है तुम्हें मेरा प्यार करना कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगा है। दिव्या यह सुनते ही शर्म से नजरें झुका लेती है। आदित्य सीधा दिव्या के ओंठों पर अपने ओंठ रख देता है। ध्रुव जैसे ही कमरे में जाता है तो उसे बेड पर कोई भी नहीं दिखता। ज्येष्ठा की सारी ज्वेलरी टेबल पर रखी हुई थी। ध्रुव नजरें घुमाते हुए पूरे कमरे को देखने लगता है। अचानक से उसकी नज़र बालकनी की तरफ चली जाती है, जहां ज्येष्ठा चांद की रोशनी में खड़ी हुई थी। ध्रुव सीधे जाकर ज्येष्ठा को पीछे से पकड़ लेता है। ज्येष्ठा ध्रुव के छुअन से अपनी आंखें खोल देती है। ध्रुव अपनी चिन को ज्येष्ठा के कंधे से टिकाकर अपने हाथों को पेट पर कसते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी। ज्येष्ठा ध्रुव की ओर पलटकर सवाली नज़रों से उसे देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें माँ बनने का हक छीनना चाहा, जो हर औरत के लिए बहुत सुकून भरा पल होता है। मैंने उस पलों को तुमसे जीने से पहले ही छीनना चाहा। ज्येष्ठा एकटक ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों में देखते हुए, बेबी, मुझे बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मेरा काम कैसा है। अगर मेरे प्रोफेशनल की वजह से तुम्हें या हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कभी भी जी नहीं पाऊंगा। ज्येष्ठा ध्रुव के हाथ पर अपने हाथ रखकर, माफिया लीडर ध्रुव सूर्यवंशी आज अपने प्रोफेशनल से डर रहा है, जो हमेशा मुझे डरने से मना करता था। मैंने हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि तुम मेरी वजह से खुद को बिल्कुल वीक ना समझो। और रही बात हमारे बच्चे की, तो वो भी बिल्कुल हमारी ही तरह होगा, बिल्कुल निडर। ज्येष्ठा की बातें सुनकर ध्रुव के होठों पर मुस्कान आ जाती है। ज्येष्ठा भी मुस्कुराते हुए ध्रुव को देखती है। अचानक से ध्रुव ज्येष्ठा को अपनी बाहों में उठा लेता है। ज्येष्ठा हड़बड़ा सी जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी, बच्चे चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आज कोई रोक टोक नहीं। आज मैं अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। ज्येष्ठा ध्रुव को घूर कर देखते हुए कहती है, अगर ऐसा किया तो कल रात भी हमारी सुहाग रात खत्म नहीं होगी।
ध्रुव ज्येष्ठा को बेड पर लेटाकर अपने कपड़े उतारते हुए कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे कल रात हो या फिर परसों की रात, आज मैं तुम्हें जी भर कर प्यार करूँगा। ध्रुव को देखकर ज्येष्ठा झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने मेरा नहीं देखा। इस पर ज्येष्ठा आंख बंद करके ही चिढ़ते हुए, देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम। वह इतना ही बोलती है कि ध्रुव ज्येष्ठा के होठों को ब्लॉक कर देता है। सपना और अनु बेड पर बैठे हुए थे, तभी अनुज अंदर जाता है। अनुज के अंदर आते ही अनु उठकर कहती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अनुज तुरंत पूछता है, कहाँ चली? अनुज दोनों को देखकर कहती है, पापा मैं बच्ची हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। नानी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि जब आप अंदर आएँ तो मैं बाहर चली जाऊँ, तभी तो मेरे क्यूट से ब्रदर और सिस्टर आएंगे। और अब तक मैं बस यहाँ पर इसलिए थी ताकि मम्मा सो ना जाए। अनुज और सपना एक दूसरे को देखते हैं तो अनु जल्दी से भागकर वहाँ से चली जाती है। सपना थोड़ा परेशान होकर, लेकिन अनु सोएगी कहाँ? अनुज दरवाजे को बंद करके, मैंने पहले ही उसका कमरा तैयार कर दिया है, इतना बोलते ही अनुज सपना के पास बेड पर बैठ जाता है। सपना नजरें झुका लेती है। अनुज बस सपना को देखते रहता है। सपना शर्म से अपनी नजरें इधर से उधर करने लगती है। अनुज तो बस मुस्कुराते हुए सपना को ही देखते रहता है। सपना अपने हाथ से अनुज की आंखों को कवर करती है। अनुज सपना का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे सपना अनुज के बहुत ही करीब चली जाती है। सपना अनुज को देखने लगती है। अनुज सपना की आंखों में देखते हुए कहता है, सना, मुझे तुमसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहिए। सपना अब एकटक बस अनुज को देखती रहती है। अनुज सपना के माथे पर किस करके कहता है, जब हमारे बच्चे हों तो तुम्हारा प्यार अनु के लिए कम नहीं होना चाहिए। अनु को भी अपनी कोख से जन्मी बेटी मानोगी। यह सुनकर तो सपना की आंखें नम हो जाती हैं। सपना अब एकदम से अनुज के गले लगकर कहती है, हर पल मैं बस इसी परेशानी में रहती थी कि मुझसे जो शादी करेगा, क्या वो कभी अनु को अपना पाएगा, उसे पिता जैसा प्यार दे पाएगा। अनु और मैं बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपके जैसा पापा और पति दोनों मिले। अनुज मुस्कुराते हुए सपना के बालों पर हाथ फिराते हुए, हमें मिलाने वाली अनु है सना। अगर अनु ना होती तो शायद हम कभी भी नहीं मिल पाते। सपना और अनुज अब शांत से गले लगे रहते हैं। तभी अचानक सपना की सांसें तेज होने लगती हैं। अनुज सपना के ब्लाउज की डोरी खोलकर हुक को भी खोलने लगता है। सपना कसकर अनुज को पकड़ लेती है। सिंघानिया बिला के चारों कमरों में लड़कियों की सिसकने की आवाज़ें गूंज रही थीं और लड़के मदहोश सी एक में उन्हें प्यार करते हुए अपने सांसों को संभाल रहे थे। उनकी सांसें भी बहुत तेजी से चल रही थी। जिस्म और रूह के मिलन की रात में नींदों को जैसे सबने ठुकरा ही दिया था।
बस अपने सुहाग रात के ही लम्हों को ही जिए जा रहे थे।